आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दूं तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें एक स्क्वायर शोन है जिसके चारों वर्टेक्स हैं A B C D। ए हमारा ओरिजिन पे है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट हैं B,0, सी के कोऑर्डिनेट हैं B,B और डी के कोऑर्डिनेट हैं 0,B। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल x पे डिपेंड कर रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करना रहता है और एलिमेंट ऐसा सेलेक्ट करना होता है कि एलिमेंट पे हम वैल्यू को कांस्टेंट मान सकें। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए x डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट ले लूं, तो अगर मैं अप एंड डाउन मूव करूं, मतलब ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इन सारे ही पॉइंट पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है, जो लाइन मैंने यहाँ पे खींचा है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, हमको एरिया चाहिए, तो इसके जस्ट एडजेसेंट एक और पतली सी लाइन ले लेंगे और जो इसकी विड्थ होगी, ये जो विड्थ है, ये विड्थ होगा dx। ये dx इतना स्मॉल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के हर एक पॉइंट पे है वही इसके हर पॉइंट बीच में है और वही इन सारे पॉइंट्स पे भी है। तो इस छोटे से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अब इस छोटे से रीजन का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इस छोटे से रीजन का एरिया वेक्टर होगा, ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगल की शेप का है, तो ये जो लेंथ है ये तो b है, डायग्राम में क्लियरली शो है, और ये है dx। तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रीथ करूं तो ये हो गया b और ये हो गया dx, तो इसका एरिया हो जाएगा b dx। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये चारों ही पॉइंट हमारे xy प्लेन में है, यानी इन सब के z कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये जो स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर xy प्लेन में लाई कर रहा है और xy प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो होती है z एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन में आ जाएगा के कैप। तो इस छोटे से रीजन से फ्लक्स कितना होगा? अगर इस छोटे से रीजन से फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना होगा, उसको बोलते हैं लेट्स से डी फाई। तो डी फाई हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो अगर मैं ई डॉट डी ए करूंगा तो ई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के कैप डॉट डी ए की वैल्यू है, डी ए की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे तो बी डी एक्स के कैप। अब के कैप और के कैप का जो डॉट होता है वो तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बी डी एक्स। ये अभी इस छोटे से हिस्से का फ्लक्स आया है, हमें ऐसे ही सारी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू क्या है? तो डी फाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बी डी एक्स। इंटीग्रेशन में जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर चली आती है, तो यहाँ पर b कांस्टेंट है तो b आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ x की लिमिट क्या होगी? सबसे पहला स्ट्रिप हमें यहीं पे मिलेगा, तो उसके लिए x की वैल्यू है 0 और x चलते जाएंगे तो आखिरी स्ट्रिप यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए x की वैल्यू है b। तो लिमिट होगी 0 से b। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बस हमारा n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पावर एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x³ बाई 3 और लिमिट 0 से b।
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिंपली b⁴/3। ये हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और यहाँ पे मैंने बेसिकली ट्रायंगल ले लिया है सेकंड क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन सेम है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वैसा ही है, बस यहाँ पे ट्रायंगल है। तो अब कैसे फ्लक्स निकालें? क्या अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं तो क्या फ्लक्स भी आधा हो जाएगा? जैसे ये जो रीजन है ट्रायंगुलर रीजन, क्या इसका फ्लक्स b⁴/6 आएगा? देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तरीका फिर से वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x पे डिपेंड कर रही है, तो हमारा जो लाइन होगा, पहले एक लाइन खींचेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि इस लाइन पे हमारा x क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और अगर x कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यहाँ पे मैंने एक और छोटी सी स्ट्रिप ले ली। अब इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है y, और ये एंगल जो है, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं, तो इसका एरिया क्या आएगा? ये भी रेक्टेंगल ही है, जैसे ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये y है तो ये y प्लस डी वाई है, और डी वाई इज इन्फाइनेटली स्मॉल, तो आप उसको y के अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हो। तो इसका एरिया हो जाएगा बेसिकली y, और ये विड्थ हमने dx माना था, तो y dx, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अगेन ये xy प्लेन में है, तो डायरेक्शन आ जाएगी k कैप। तो फ्लक्स क्या होगा? अगर मैं फ्लक्स निकालूं उस छोटे से रीजन से, तो उस छोटे से रीजन से फ्लक्स हो जाएगा फिर से वही चीज, E डॉट डी। अब अगर मैं E डॉट डी करूं तो E मेरा है x² k कैप, और डॉट लेना है मुझे dA से, तो dA मेरा है y dx k कैप। और जैसा मैंने यहाँ बताया ही है कि k कैप डॉट k कैप क्या होता है? 1 दिया जाएगा x² y dx। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा x भी वैरी कर रहा है और y भी वैरी कर रहा है, मतलब y कांस्टेंट नहीं है, तो हमें या तो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल है ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर इस दोनों ही ट्रायंगल से मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा होगा y/x, और बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, जो कि b है, अपॉन बेस, ये भी b है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y = x, यानी y जो है वो हमेशा x के बराबर है। तो इस y को मैं x लिख सकता हूँ, और जैसे मैं इस y को x लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स मुझे मिलेगा x², और ये x है, ये मिलेगा मुझको x³ dx। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा इंटीग्रेशन d⁵ हो जाएगा x³ dx, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से b तक। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब आप इंटीग्रेट करना जानते हैं ऑलरेडी, इसका आंसर आ जाएगा b⁴ x³ क्या होगा इंटीग्रेशन? x⁴/4 यह आ जाएगा b⁴/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी में मैं आपसे कहूँ, मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें मान लीजिए कि हमने क्या किया, उसी स्क्वायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मान लीजिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमने उसी स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया। नीचे वाले पार्ट को हमने φ1 बोल दिया और इस वाले पार्ट को हमने φ2 बोल दिया। तो φ1 का आंसर अभी हमने निकाला था, φ1 का आंसर आया है b⁴/4। और अगर टोटल फ्लक्स की बात करूं इससे, तो वो टोटल फ्लक्स आया था b⁴/4/3। तो अगर φ2 निकालना है, क्योंकि फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी है, तो φ1 और φ2 का टोटल φ के बराबर है। तो अगर मुझे यहाँ से φ2 निकालना है तो φ2 आ जाएगा φ टोटल माइनस φ1। तो यहाँ पे φ टोटल हमारा है b⁴/4/3 और φ1 है b⁴/4/4। एलसीएम लेंगे दिया जाएगा b⁴/4/12। यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं
कि फाई 1 हमारा बी टू द पावर 4 अपॉन 4 है और फाई 2 बी टू द पावर 4 अपॉन 12 है, तो फाई 1 बड़ा है और फाई 2 छोटा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि मान लीजिए उसी स्क्वायर को हम इस लाइन के अलॉन्ग ना काट के इस डायगोनल के अलॉन्ग कट करें और नीचे वाले से फ्लक्स फाई 3 हो और ऊपर वाले से फ्लक्स फाई 4 हो, तो फाई 3 और फाई 4 में कौन बड़ा होगा? और जब आपके पास फाई 1 फाई 2 की वैल्यू तो आ ही चुकी हैं, फाई 3 फाई 4 की वैल्यूज आ जाएं, तो आप उन्हें बताइएगा, उन्हें आप अरेंज करिएगा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।